हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बड़े सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वर्टिकल बैलेंस शीट हमें करा दीजिए, वो हमें याद नहीं हो रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। ठीक है, आपको बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, राइट। तो चलिए हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपको बात समझ में भी आ जाए। इन डेप्थ तो नहीं कवर कर सकता क्योंकि हमें अभी कम टाइम में ज़्यादा काम जो फोकस करना है वो याद करने पे करना है कि बैलेंस शीट की पूरी ये लायबिलिटी साइड आपको याद करा दूं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपने देखा, ये आपको पता ही है, बैलेंस शीट लिखा होता है, नीचे पर्टिकुलर होता है और यहाँ पर नोट नंबर का एक कॉलम होता है और उसके बाद यहाँ पे होता है रुपीस। ठीक है, करंट ईयर की फिगर यहाँ पे आती हैं। हालांकि यहाँ पे दो कॉलम दिए होते हैं तो ये कंपैरिजन के लिए 2 ईयर्स का डेटा होता है, तो आपको एग्जाम में तो सिर्फ एक का ही चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेन काम शुरू होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये कैसे याद रखनी है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर मेन 4 हेड्स हैं। शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज और फोर्थ है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आप कैसे इनको याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 हैं मालिकों से रिलेटेड, जो कंपनी के मालिक हैं उनसे रिलेटेड है, और जो लास्ट के 2 हैं वो हैं बाहर वालों से रिलेटेड, यानी बाहर वालों, आउटसाइडर का पैसा, बाहर वालों से रिलेटेड। ठीक है, 2 पॉइंट मालिकों से रिलेटेड हैं और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं, बाहर वालों से रिलेटेड। देखो सीधी बात है, कंपनी के पास जो फंड्स आता है या तो मालिकों से आता है या बाहर वालों से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, आप खुद ही सोचो, सबसे पहले बात किसकी की जाएगी, मालिकों की। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा गया, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, ध्यान से सुनो। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, और लायबिलिटीज का मतलब है यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटी से। ठीक है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, पहले शेयर होल्डर्स की बात की जाएगी जो कंपनी के ओनर हैं, और फिर बात की जाएगी बाहर वालों की। ओके, इसलिए लिखा गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो थोड़ा सा आप ये याद कर लोगे। अब देखो बात क्या आती है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड। पहले मालिकों के पैसे की बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आते हैं, कौन कौन सी कैपिटल होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसमें कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाता है, कितनी इशू करी गई है, कितनी सब्सक्राइब है, कितनी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, कितनी सब्सक्राइब्ड एंड नोट फुल्ली पेड है, तो वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोट है, यहाँ पे नोट, पूरा एक नोट बनता है शेयर कैपिटल के नाम से, उसमें डिटेल्स आती हैं। ठीक है, चलिए, तो जो शेयर कैपिटल है, नॉर्मली आप ये समझो, ऐसे याद रखो कि मालिकों ने कितना लगाया, शेयर कैपिटल मतलब कितना पैसा लगाया। फिर बात आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स कवर किए जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस में शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे ऐड किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, एनी अदर रिजर्व, कोई भी रिजर्व है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये 2 पॉइंट आपके मेन है। सी पॉइंट आता है आपका यहाँ पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब शेयर वारंट्स कई बार ऐसा होता है, रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, उनके शेयर नहीं मिल पाते और किसी को सपोज करो उनके शेयर्स चाहिए, तो कंपनी क्या कह देती है, कंपनी कहती है कि भाई हम आपको एक कूपन दे देते हैं, आप अभी हमें पैसा दे दीजिए, फ्यूचर डेट पर हम आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर शेयर अलॉट करेंगे। ठीक है, हम आपको एक टोकन दे देते हैं, कूपन होता है। अच्छा, इसको डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में 3 सब पार्ट हैं। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी टोकन मिला हुआ है, आप एक्चुअल में शेयर होल्डर नहीं हो, आपको फ्यूचर डेट पर शेयर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब बात ही आती है यहाँ पे, इसको कैसे याद रखोगे, मालिकों ने कितना लगाया, मतलब शेयर कैपिटल, और कितना बचाया, कैसे याद रखेंगे, मालिकों ने कितना लगाया
और कितना बचाया। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसकी ट्रीटमेंट नहीं पूछी जाती, आप फॉर्मेट में याद करना चाहिए, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है ये वाला क्या होता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये होता है एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो चुकी है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट उसकी नहीं की गई है। सपोज करो 25 मार्च को 25 मार्च को शेयर इशू करे गए, शेयर्स इशू करे गए और 1 महीने का टाइम दिया गया, उसकी एप्लीकेशन आप 1 महीने तक भेज सकते हो, यानी अलॉटमेंट नेक्स्ट ईयर में होनी है 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक अलॉटमेंट होनी है। तो 31 मार्च को साल क्लोज हो गया, तो वो जो पैसा आया वो सारा किस में एंटर किया, इसमें किस में रखा जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। ठीक है, ये भी पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में मुझे पता है आपको समझ में ये आ गया होगा। ये आपको कभी कभी ही देखने को मिलेगा, वो पैसा जो एप्लीकेशन मनी का आ चुका है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट पेंडिंग है। ठीक है जी, ये याद भी हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, मेन पॉइंट तो यहाँ पे किस चीज़ का है, कितना लगाया शेयर होल्डर फंड में, क्या है कितना लगाया मालिकों ने और कितना बचाया, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। राइट, चलो उसके बाद बात आती है बाहर वालों की, बाहर वाले के पैसे की बात आ जाती है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स के बाहर, यानी 12 मंथ्स के बियॉन्ड पे करनी है। ठीक है, या कभी कभी हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड पे करनी है, वो लायबिलिटीज हमें कहाँ पे लिखनी होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। ऑपरेटिंग साइकिल अभी इग्नोर करो 2 मिनट के लिए, अभी आप याद रखो बैलेंस शीट डेट से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ से ज़्यादा में अगर पे करनी है। ठीक है, सपोज करो बैलेंस शीट डेट 31 मार्च है, 31/3/2019 है, तो 1 साल कब होगा, 12 मंथ्स कब कंप्लीट हो जाएंगे, 31/3/2020 को। अगर आपको लायबिलिटी इसके बाद पे करनी है, यानी 1 अप्रैल 2020 को पे करनी है, तो कहाँ जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी में। अगर 31 मार्च 2020 तक पे करनी है तो वो आ जाएगी करंट लायबिलिटी में। राइट, तो फिर किस में आएगी, करंट लायबिलिटी में। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा आ रहा है, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ध्यान देना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर आपने ऊपर वाले 4 पॉइंट समझ लिए तो नीचे 4 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, बोनस में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब यहाँ पे बोरिंग्स में क्या आ जाता है, जो आपने उधार लिया है, जो कंपनी ने उधार लिया है, कौन कौन सा, यहाँ पे डिबेंचर्स हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स हो सकता है, डिबेंचर की तरह ही होते हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स। ओके, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, ठीक है, बैंक के लोन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लोन है, ठीक है, या बैंक लोन हो सकता है। तो जो उधार लिया गया है वो है बोरिंग्स। ठीक है जी, उसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना तो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को करनी है, ना ही 12th वाले स्टूडेंट्स को करनी है, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड एक इशू होता है, जिसमें क्या होता है, टैक्स वाले जो आपकी इनकम निकालते हैं वो अलग तरीके से निकालते हैं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालते हैं, और अकाउंटिंग इनकम आपकी अलग होती है। उन दोनों में टाइमिंग डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या डेफर्ड टैक्स एसेट होते हैं, जो कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं ध्यान देनी इसकी। ठीक है, तो आप उसको बस याद रखें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पर है और डेफर्ड टैक्स एसेट एसेट साइड पर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, इसको याद रखेंगे आप DTL के नाम से। क्या नाम याद रखेंगे, DTL। ठीक है, पहला तो कौन सा था, बोरिंग, दूसरा कौन सा है आपका DTL, और तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये वाला पॉइंट क्यों है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो कि बोरोइंग्स तो नहीं है, हमने किसी से उधार नहीं ले रखा, लेकिन फिर भी लायबिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म में हमें वो पैसा देना है, बोरिंग नहीं है। तो किस में आएगा वो, ना तो बोरिंग में आएगा, ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आएगा। ये तो टैक्स रिलेटेड इशू है, इसको तो छोड़ दो डेफर्ड टैक्स को। तो कहाँ पे हम उसको रखें, नीचे प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा अमाउंट एस्टिमेटेड होता है, यानी अमाउंट पक्का नहीं होता, वो प्रोविजंस होते हैं। तो बात आती है ये, इसको फिर हम कहाँ पे, अगर कोई लायबिलिटी है जो कि लॉन्ग टर्म में पे करनी है, सर इसका एग्जांपल दे सकते हो, हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और अगर बीकॉम सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उनके सिलेबस में प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन भी है,
तो ये भी उनके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लास 12 वाले स्टूडेंट ध्यान दो, क्योंकि रिडम्पशन डिबेंचर की रिडम्पशन उनके सिलेबस में है, तो आपको ये पॉइंट याद आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कभी कभी ऐसा होता था कि हम डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं, ठीक है, डिबेंचर की रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, तो वो हम एक थर्ड एंट्री करते हैं, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट करते हैं, और ये प्रीमियम कब देना होता है, जब आपको रिडम्पशन करनी है लास्ट में, मतलब आज से 5 साल बाद आपको रिडम्पशन करनी है, तब पे करना होता है, तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से होते हैं कि भाई हमें काफ़ी टाइम यानी 1 साल के बाद कुछ पैसा देना है और उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, उसका अमाउंट हमें नहीं पता। सपोज करो इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ग्रेचुटी हैं, उनके जो पीएफ वगैरह हैं, उनके प्रोविजंस इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ओके, चलिए, तो पहला पॉइंट कौन सा था, याद करने की कोशिश करो। पहला पॉइंट था बोरिंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसमें डिबेंचर आ गए, बॉन्ड्स आ गए, आपके गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई लोन लिया है, बैंक से कोई लोन लिया है। सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो कि टैक्स की वजह से यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं, उनकी वजह से कुछ टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। उसके बाद बात आती है ये इररेलेवेंट, मतलब इररेलेवेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल होता है ये काफ़ी, तो इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, जो कि सीए फाइनल में पढ़ाया जाता है बच्चों को। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं क्योंकि टेक्निकल है ये चीज़ थोड़ी सी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन, इसलिए एग्जाम में बीकॉम और 12th लेवल पे नहीं पूछी जाती है। उसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में वो लायबिलिटीज़ कवर की जाती हैं जो बोरिंग्स तो नहीं है लेकिन फिर भी लायबिलिटी है, जैसे प्रीमियम देना है हमें, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिर है आपके जो एम्प्लॉयज़ के जो प्रोविजंस होते हैं, ग्रेचुटी है, आपको उनको पीएफ देना है, उसके जो प्रोविज़न है लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कवर किए जाते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे सर, इसको याद कैसे रहेंगे, इसकी टेक्निक बताओ, बताता हूँ। बदल डाला ऑफिस पुराना, कैसे याद रखोगे, बदल डाला ऑफिस पुराना, ठीक है। देखो ऊपर से हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, मालिकों ने क्या पैसा लगाया और क्या बचाया, लगाया मतलब शेयर कैपिटल, और क्या बचाया, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या मालिकों ने पैसा लगाया और बचाया और पुराना ऑफिस बदल डाला, याद हो जाएगा थोड़ा सा। मालिकों ने पैसा लगाया और फिर अर्निंग की करके कुछ बचाया और पुराना ऑफिस बदल डाला, बदल डाला ऑफिस पुराना, ठीक है। बी से बोरोइंग्स, डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीएल बोलना याद रखना, डीटीएल। ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पी से प्रोविजंस, ठीक है। यही सेम पॉइंट नीचे दिए हुए हैं, लेकिन वो कितने के हैं, 1 साल तक के लिए। ऊपर बोरिंग्स थी लेकिन लॉन्ग टर्म थी, यहाँ पे बोरिंग्स कौन सी है, शॉर्ट टर्म है, यानी जो 1 साल तक की बोरिंग है। जैसे बैंक ओडी, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, ओके। ट्रेड पेबल, अब ये जो बी पॉइंट है मैं ऊपर से इसको लिंक करूंगा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। डीटीएल, ऊपर क्या है, डीटीएल, 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 डीटीएल मतलब डिटोल खरीदते हम उधार, ऐसे याद रखो, हम डिटोल खरीदते हैं उधार। उधार खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर, जिन लोगों से उधार खरीदा जाता है उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ट्रेड पेबल में क्या आता है, क्रेडिटर्स एंड बीपी, क्रेडिटर्स एंड बीपी, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा नहीं जचा, लेकिन फिर भी देखो जितना थोड़ा सा अनयूजुअल सी चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। अच्छा, पहला ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, नीचे कौन सा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। सेकंड पॉइंट का हमने ऐसे लिंक बना लिया, डिटेल उधार खरीदते, बस इसका एक लिंक याद रखो, बाकी सब जो ऊपर लॉन्ग टर्म है नीचे शॉर्ट टर्म है, ठीक है। बाकी तीनों पॉइंट सेम है, ऊपर लॉन्ग टर्म है नीचे शॉर्ट टर्म है। फिर देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नीचे क्या है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल दो इसको या करंट लायबिलिटी बोल दो, इसको हम अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नीचे क्या है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ऊपर क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, नीचे क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अब सर इसके एग्जांपल बताओ। अदर करंट लायबिलिटीज में तो आपके खर्चे आउटस्टैंडिंग है, आपने एडवांस में इनकम ले ली है, वो सारे इसमें आ जाएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, वो सारा अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एग्जांपल क्या होगा? सबसे बड़ी एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, उनको पता है प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा एक करंट लायबिलिटी होती है। गवर्नमेंट अपना पैसा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद करें सर, कैसे? अब देखो पूरा फुल व्यू देख लो कैसे याद होगा। सबसे पहले होगा 2 पॉइंट, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट किसके लिए? मालिकों के लिए। और लास्ट के 2 पॉइंट किसके लिए हैं? लास्ट के 2 हेड किसके लिए हैं? बाहर वालों के लिए। पहले मालिकों की बात करेंगे, फिर बाहर वालों की बात करेंगे। सबसे पहले कोशिश करो, सबसे पहले हेडिंग क्या है? इक्विटी। इक्विटी मतलब मालिकों से रिलेटेड, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी किससे रिलेटेड है? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। ओके, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, मालिकों की बात कर रहे हैं। क्या लगाया? शेयर कैपिटल। क्या बचा है? रिजर्व एंड सरप्लस। एक थर्ड पॉइंट और है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पैसा आ गया किसके अगेंस्ट? शेयर वारंट के लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ याद रख लो, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। रिसीव्ड वर्ड नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लगा दिया याद करने के लिए। एप्लीकेशन मनी मिल गई है लेकिन अलॉटमेंट अभी बाकी है। तो 2 पॉइंट मालिकों के हो गए। नेक्स्ट 2 पॉइंट किसके हो गए? आउटसाइडर्स के लिए। क्या क्या था उसमें? बदल डाला ऑफिस पुराना। बदल डाला ऑफिस पुराना। बी से बोरिंग्स, डी से डेफर टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और पी से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऊपर 3 पॉइंट एज इट इज नीचे हैं। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, और नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। सिर्फ एक पॉइंट हमें मैच करना है, डीटीएल। नीचे उसका लिंक हमने बना दिया, डिटोल खरीदते हैं उधार, डीटीएल, और नीचे क्या है? ट्रेड पेबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोबारा से एक बार और, वन मोर टाइम प्लीज। मालिकों ने क्या लगाया, क्या बचाया? मालिकों ने लगाया, कुछ पैसा लगाया बिजनेस में, कुछ बचाया, मेहनत की, कुछ बचाया, और बदल डाला ऑफिस पुराना। मालिकों ने पैसा लगाया और बचाया और बदल डाला ऑफिस पुराना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको मैंने समझाया भी है और याद कराने की कोशिश भी की है। तो प्लीज़ नीचे अपने कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते, बाय बाय।